स्टार्ट ओके। वी हैव लेफ्ट विथ वन टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। बाकी सारे कर लिए न्यूमेरिकल, वो अलग चीज़ है। वो भी ये टॉपिक इसलिए छोड़ा था क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये पढ़ा होगा, है ना, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड वैल्यूएशन, वॉल्टर गॉर्डन, ये सब पढ़ा होगा ना। कॉर्पोरेट चेंज नहीं है, इसमें लेवल कम है, इसलिए छोड़ा हुआ था। डिविडेंड एंड P0 एंड ऑल सिंपल है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के क्या क्या फीचर होते हैं, पिक्यूलियर फीचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पहला है कि वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी की बात करें, इक्विटी शेयर फिक्स्ड इनकम में तो नहीं आता। फिक्स्ड इनकम में क्या आता है, बॉन्ड, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है, तो उस पर तो इनकम फिक्स है। बट इक्विटी शेयर में इनकम फिक्स नहीं है। दैट मीन्स कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनकम बहुत ज़्यादा मिलेगी, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो इनकम कम मिलेगी। दैट मीन्स कि वेरिएबिलिटी और चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा फीचर ये कहता है कि नो टाइम मैच्योरिटी। इक्विटी में कोई टाइम मैच्योरिटी होता है, नहीं होता। जब हम बॉन्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें P0 निकाल रहे थे, तो उसमें हम कहते थे ना कि टाइम ड्यूरेशन है, कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, या फिर डिस्काउंट पे मिलेगा या प्रीमियम पे मिलेगा, और साथ के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता, मैच्योरिटी तो कुछ होती नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब बंदा सेल आउट करना चाहे वो सेल आउट कर सकता है। और कहाँ सेल कर सकता है, सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में नहीं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ फर्स्ट टाइम इशू होता है। थर्ड फीचर ये है कि नो रिडम्पशन प्राइस। अगर रिडम्पशन का टाइम ही नहीं है, मैच्योरिटी के टाइम ही नहीं है, तो रिडम्पशन का भी कोई प्राइस दिया नहीं होगा। देन आफ्टर है रिलेटेड विद ग्रोथ एंड अर्निंग ऑफ द कंपनी, कि अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है और कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो आपके इक्विटी शेयर की वैल्यू अच्छी होगी। डिपेंड कहाँ करता है, डिविडेंड डिक्लेरेशन डिपेंड कहाँ करता है, कंपनी के ग्रोथ से, कंपनी के अर्निंग से। अगर कंपनी अच्छा अर्न कर रही है तो डिविडेंड अच्छा देगी, कंपनी बेकार अर्न कर रही है, लॉस में है, तो डिविडेंड नहीं देगी। बिकॉज इनडायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक बात है, फीचर्स ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आता है कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर करने के लिए सबसे पहला हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। दूसरा है हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मेथड, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तीसरा हमारा आता है पी रेशियो मॉडल। पी रेशियो पढ़ा था ना, एम पी अपन अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। और एम पी ई पी एस कैसे निकालते थे, अर्निंग पर शेयर, इनकम स्टेटमेंट बना के सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाता था, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लास्ट मॉडल आता है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। CAPM मॉडल तो हम कर ही चुके हैं, RF प्लस बीटा, RM माइनस RF वाला। तो उसके न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल में हमारा ये डिस्काउंट, जब हम एक चैप्टर पढ़ते थे ना NPV वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक होता था डिस्काउंटेड मॉडल, एक होता था नॉर्मल वाला, विदाउट डिस्काउंटेड मॉडल। जो नॉर्मल वाला होता था हम उसमें बता देते थे कि कितने टाइम में हमारा पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अगर 1000 रुपये हमारे पास हमने किसी को दिया है, दैट मीन्स कि ये 1000 माइनस में है, और हमें इन्वेस्टमेंट मिलता है 400, 200, 200 प्लस 100, तो हम बता देंगे ना कितने टाइम में वापस मिला हमारा, कितने साल में वापस मिला। सबको ऐड कर लो, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ईयर्स में हमें पैसे वापस मिल गए। ठीक बात है, ये तो नॉर्मल वाली बात हो गई। सेकेंड बात करेंगे अगर हम कि डिस्काउंटेड वाली फैक्टर की बात करेंगे, तो डिस्काउंटेड वाले में क्या करेंगे, इससे सबको प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद देखते थे कि पैसा कितने टाइम में रिकवर हुआ है। वैसे ही हमारा है विन होल्डिंग पीरियड, वैसे ही हमारा है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। लिख लो हेडिंग,
डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या फिर ऑब्लिक करके लिख लेना डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल्स, बोथ आर सेम, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसमें लिखोगे ना व्हेन होल्डिंग पीरियड इज प्री डिसाइडेड, जब होल्डिंग पीरियड प्री डिसाइडेड है कि आपको इक्विटी शेयर कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। क्या हो गया? जब हमारे पास होल्डिंग पीरियड प्री डिसाइडेड है उसका फॉर्मूला होता है P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 1 प्लस KE। D1 की बात करते देखो हमने, अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का थोड़ा बहुत याद है, D0 होता था कि जो डिविडेंड हमें मिलता जा रहा है, D1 होता था कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है, या फिर आपको डिविडेंड जो ईयर के लास्ट में मिलेगा। लिख लो D1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड, D1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ईयर एंड डिविडेंड। P1 क्या होता था? P1 तो हम बड़े कई सारे चैप्टर्स में करा है, होल्डिंग पीरियड निकालते थे, तो क्या होता था? प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। एंड P0 क्या होता था? प्राइस एट द बिगिनिंग, या फिर हम कई बार प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं ना प्राइस का P0 का, ठीक है। KE क्या होता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक क्वेश्चन लिखना इस पे अब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। लिखेंगे एन इन्वेस्टर who invest in equity share of XYZ Limited for 1 year. Company is expected to declare for 1 year. Company is expected to declare dividend of ₹2 per share. Dividend of ₹2 per share at the end of the year. At the end of the year. Further, a leading security analyst has projected the year-end target price of this company's share ₹120. Do you think the stock is good to buy at a price of ₹100? Do you think stock is good to buy at a price of ₹100? ROR, assume ROR 10%. Assume ROR 10%. देखो क्वेश्चन करने से पहले ना हम देख लेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड करोगे तो उसमें क्या है कि डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है। अगर डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर है तो क्या होगा? D1 होगा। अगर डिविडेंड थ्रू आउट द ईयर बोला होता तो क्या होता? D0 होता। तो D1 क्वेश्चन में गिवन है 2। उसके बाद बोला है कि प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 120 एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर एंड ऑफ द ईयर बोला है, बिगिनिंग नहीं बोला है, तो P1 कितना हो गया? 120। KE आपको बता रखा है कितना है?
10%, ठीक बात है। हमें क्या निकालना है? P0 निकालना है। कह रहा मार्केट में प्राइस अभी कितना चल रहा है? 100 रुपये चल रहा है ना। हमें निकालना है P0। P0 का फॉर्मूला क्या होता है? D1 प्लस P1 1 प्लस के। D1 हमें पता है कितना है? 2। P1 कितना है? 120। 1 प्लस के कितना? 10% है तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर। कितना आ गया? 110.91 कर दूं? ठीक है। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट इक्विटी शेयर इज 110, है ना, 110। एंड एट व्हाट प्राइस दिस सिक्योरिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट? 100। आपको सस्ते में मिल रहा है ना। कितने में सस्ता मिल रहा है? 10 रुपये सस्ता में मिल रहा है। अगर सस्ते में मिल रहा है तो आपको परचेज कर लेना चाहिए। ठीक बात है, समझ में आया ये? चलो, मार्केट प्राइस से मतलब P0 मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें बाय कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, मार्केट में सस्ते में है। देखो, ये वाला जब हम कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड है। इसके बाद हम करेंगे कि मल्टीपल ईयर्स होल्डिंग पीरियड। मल्टीपल ईयर्स होल्डिंग पीरियड होगा तो क्या करेंगे? मैं एक बार फॉर्मूला लिखवाता हूँ, वो फॉर्मूला याद मत करना, बस समझने के लिए लिखना। जब मल्टीपल होल्डिंग पीरियड थे ना, तो हम एक उसमें क्या कर रहे थे, बॉन्ड वाले में कैसे करते थे P0 निकालने के लिए? बॉन्ड वाले में तो हम सिंपल यही करते थे ना, P0 निकालने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी प्लस रिडम्पशन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही करते थे ना। हम यहाँ भी वही कर रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो हम बता देंगे ना, देखो मैच्योरिटी पीरियड तो कोई इक्विटी की होती नहीं है, लेकिन वो बोलेगा कि अगर 5 साल के बाद बेच रहे हैं, 5 साल के बाद अगर बेच रहे हैं तो क्या हम करेंगे? सबसे पहले 5 साल तो इंटरेस्ट मिलेगा, और 5वें साल के एंड में बेचेगा तो जो प्राइस होगा शेयर का वो भी मिलेगा, इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड मिलेगा और प्राइस मिलेगा। तो डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू पे निकालने के लिए क्या कर देंगे? डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे लेके जाएंगे। फिर जो भी सेलिंग प्राइस होगा, रिडम्पशन वैल्यू तो होगी नहीं, इक्विटी की क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाएंगे, तब P0 हमारा पता चल जाएगा। सेम चीज़ वही तो कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को 1 प्लस के से डिवाइड कर देते थे और नंबर में n लगाते थे, n क्या होता था? नंबर ऑफ ईयर्स। जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं तो यही तो करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ROR पावर में n, प्रेस करते जाते हैं, निकलता जाता है, वही वाली चीज़ है। तो ये फार्मूला तो याद करने की जरूरत है नहीं P0 निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया तुमको? क्या बताया? देखो, तुम तीनों को समझ आया? तीनों को पूछ रहा हूँ, तुम दोनों को आया? अच्छा, बॉन्ड वाला समझ में आता है? P0 कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड वाले में क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। वैसे ही इक्विटी वाले में कर रहे हैं। बॉन्ड में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इक्विटी में क्या मिलता है? डिविडेंड। बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो डिविडेंड को भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में जब सेल करेंगे 4 साल 5 साल के बाद, 10 साल 20 साल के बाद, तो उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना होगा, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, सारा कुछ प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, तो हम बता देंगे कि प्रेजेंट में इसकी वर्थ XYZ रुपीज़ है, हमें परचेज करना चाहिए या नहीं। एक मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर थोड़ा बहुत समझ आया हो तो क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, एन इन्वेस्टर
wants to invest in the equity share of XYZ Limited. An investor wants to invest in the equity share of XYZ Limited for 5 years. टाइम ड्यूरेशन बता दिया कितना है, 5 साल का है. The company is expected to declare a dividend of rupees 2 per share at the end of the year for 5 years. Further, a leading security analyst has projected expected price at the end of 5th year would be 150. Do you think the stock is good to buy at a price of rupees 1110? Assume required rate of return. After 5 year expected price is 150. Current market price is 110. Assume required rate of return is 10%. सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की बजाय ना जो क्रक्स होते हैं क्वेश्चन के वो लिख लिया करो, क्योंकि अब तो ये वैसे ही हो गया ना, इतना करते थियोरेटिकल तो मैटर नहीं करता होता. कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? P0 निकालना है. कितना? 100.73 हो जाएगा वो, ठीक है. 100.73. देखो कोई बात नहीं. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है वो मुझे बताओ एक बार. टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा?
D1 कितना है 2। कह रहा है कांस्टेंट है, हर साल के एंड में 5 साल तक मिलता है, तो यही क्या होगा D2 होगा, यही D3, यही D4, यही D5, यही होता है। इन जनरली जब आपने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा था, आपको D0 पता होता तो आप क्या करते, प्लस ग्रोथ रेट कर देते, है ना, तब जाके क्या पता चलता था D1, क्योंकि कुछ ग्रोथ होता था। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, वो कह रहा है सेम डिविडेंड आपको 5 सालों तक मिल रहा है, और एट द एंड ऑफ 5th ईयर 5 साल के लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, मार्केट प्राइस जो भी शेयर का रहेगा वो कितना मिल रहा है, दैट मीन्स कि P1 इज ऑल्सो गिवन 150, है ना। अब इन सब का आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है विच इज P0, तो हम क्या कर देंगे, डिविडेंड या तो हम सबसे मल्टीप्लाई कर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, लेकिन डिविडेंड कांस्टेंट है तो हम एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। रेट क्या लगेगा 10% 5 ईयर्स प्लस P1 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% 5th ईयर्स, यही ना, क्योंकि P1 तो एक ही बार मिला होगा ना जब शेयर सेल आउट करा होगा। डिविडेंड कितना था 2 रुपये, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आया, एन्युटी फैक्टर प्लस 150 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया 100, ये आया, ठीक है, समझ आया। फिर से बताऊं वर्षा, बताऊं, देख क्वेश्चन समझना पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए, ठीक बात है। टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया 5 साल, मतलब कि 5 साल के बाद सेल कर देगा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में कोई रिडम्पशन तो नहीं होता, तो 5 साल के लिए बोला है, दैट मीन्स कि 5 साल के बाद सेल कर देगा मार्केट में। The company is expected to declare a dividend of ₹5 per share at the end of every years for 5 years. हर साल के लास्ट में 2 रुपये डिविडेंड देते हैं। कितने सालों तक दिया होगा 5 सालों तक, ठीक है। सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। आगे बोला है फर्दर अ लीडिंग सिक्योरिटी एनालिस्ट हैज प्रोजेक्टेड द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर आफ्टर 5 ईयर्स वुड बी 150 150। कह रहे 5 साल के बाद जब आप शेयर मार्केट में बेचोगे ना तो आपको कितना मिलेगा 150 रुपये, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा। 150 रुपये 5 साल मिला होगा या सिर्फ एक बार मिलेगा, हाँ एक बार, जब 5 साल के बाद बेचोगे, और 5 साल तक लगातार क्या मिला होगा डिविडेंड, है ना, कितना रुपए 2 रुपये, 5 साल मिला, कांस्टेंट डिविडेंड था। अगर कांस्टेंट था तो एक ही बार प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, बार बार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो डिविडेंड 2 रुपये मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 ईयर्स 10% तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। उसके बाद ये जो 150 रुपये है वो एक बार मिला तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और कौन सी ईयर वाले पे 5वें, और रेट क्या है 10% करके प्लस कर दिया तो हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू 100.73, ठीक है। चलो मार्केट में कितने में अवेलेबल है, हमें 110 में हमें परचेज करना चाहिए। उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी है 100 रुपये, और मार्केट में कितने में अवेलेबल है 110, मतलब महंगा अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि वो 1 साल का था, कि जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल हो तब कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना था, मोर देन ईयर है ना, 5 साल के लिए है। जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो इससे करेंगे, ठीक है। एक आगे लिखो, आगे लिखो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल
डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल को ना डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आप सबने ना ये पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, एक कॉन्सेप्ट था नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स, नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स। जब डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं होता तब P0 निकालने का, या फिर P0 को कई बार बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नो ग्रोथ मॉडल का है ये, नो ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है, ये तो मल्टीपल ईयर्स का है, डिविडेंड कई सारा मिल रहा है। नो ग्रोथ है ना, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है D1 अपॉन में K। नहीं, एक क्वेश्चन लिखो, एक नो ग्रोथ पे लिखवा रहा हूँ ना, लिखो एन इन्वेस्टर who wants to invest in equity share of XYZ Limited, the company's last EPS, last earning per share was rupees 50 per share. Dividend payout ratio is 40%. Dividend payout ratio is 40%, 40%. The required rate of return 20%. Calculate intrinsic value of equity share. Intrinsic value का मतलब P0. First, there is no growth in dividends. Second, dividends are expected to grow at a constant rate of 18% per annum. एक था नो ग्रोथ, एक है ग्रोथ तो है बट कांस्टेंट रेट से है। पहला वाला, दूसरा वाला बेटा, हाँ पहला है देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स, दूसरा है डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 18% पर एनम। देखो एक बार रोको, सॉल्व करना रोकना क्वेश्चन। जब नो ग्रोथ था तो P0 निकालने का फॉर्मूला क्या था? D1 अपॉन में KE। जब ग्रोथ था, और ग्रोथ कौन सा वाला, चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ था, तो उसका फॉर्मूला है D1 अपॉन में KE माइनस G। ठीक है, सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें हम क्या कह रहा है,
कर लिया तुमने सॉल्व? ये गलत गलत आया है? मैंने गलत सोल्व किया। अच्छा, पहले देखो, एन इन्वेस्टर, सुनना मेरी बात, हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनीज, लास्ट ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, 50 रुपये, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40%। 50 रुपये में से 40% डिविडेंड दे देते हो तो कितना बचेगा, 20 रुपये डिविडेंड दे दिया ना आपने, 20 रुपये डिविडेंड दे दिया। हाँ, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20, के कितना है, 20%। कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, देयर इज नो ग्रोथ रेट, अगर कोई भी ग्रोथ रेट नहीं है, देखो ईपीएस 50 था, टोटल अर्निंग आपने 50 रुपये करी, जिसमें से 40% डिविडेंड दे दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया डिविडेंड कितना, 40%, 40% कितना हो गया 50 का, 20 रुपये, तो डिविडेंड आप कितना दे रहे हो, 20 रुपीज़ डिविडेंड दे दिया आपने। अब कह रहा है कि कोई भी ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ मॉडल है। नो ग्रोथ मॉडल में के ई निकालने, P0 निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। डिविडेंड कितना है 20, डिवाइडेड बाय के ई कितना है हमारा, हाँ तो 0.2 हो गया। अब आप बताओ P0 कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। चलो, ये वाला तो क्लियर है ना। हाँ, कांस्टेंट कोड का डेरिवेटिव ऐसे ही होगा। क्या कांस्टेंट कोड का मतलब ऐसे ही होगा। मुझे कांस्टेंट वाला, हाँ ऐसे यहाँ से बनाना। हाँ ठीक है। मैंने उसमें क्या किया, इवन मैंने ग्रोथ ऐड कर दी, नीचे मैंने ग्रोथ माइनस नहीं की, माइनस नहीं की। तुम डिफ़िकल्टीज बढ़ा रहे हो, ये फॉर्मूला वहीं से ब्रेक डाउन होके आया है, जो तुम कर रहे हो ना, हाँ। वहीं से ब्रेक डाउन होके तो ये बना है। हाँ, मैंने तब मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है कि फॉर्मूला जनरेट कहाँ से हुआ, तुम उसको मुझे याद आ गया, वापस जनरेट कर रहे हो। यही मैंने जी लेगा, मुझे याद आ गया। मेरा तो ऊपर वो स्टेप तो ठीक है, D1 निकाल लेगा, लेकिन मैंने नीचे कोई बात नहीं, अब मुझे कोई कंसर्न नहीं रहता, मैं चाहता हूँ तुम करो, लेकिन आंसर में मिस्टेक मत करना। देखो, अब दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है कि देयर इज अ ग्रोथ रेट एंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, ठीक है। तो D1 निकालना पड़ेगा हमें, ग्रोथ रेट कितना बता रखा है, 18%। हमारे पास पहले डिविडेंड कितना था, 20, 20 का 18% कितना होता है, दैट मीन्स 20 प्लस 3.6, तो कितना हो गया, 23.6। ये समझ में आ गया D1 कहाँ से आया, कह रहा हर साल 18% से आपका डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा। अभी मेरा डिविडेंड 20 रुपये था, 18% उस पर इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो 20 का 18% 3.6, मतलब अगली बार डिविडेंड कितना मिलेगा, 23.6, ठीक है। या फिर ये तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि ऐसे निकलेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप रोट लर्निंग करके आगे चलना चाहते हैं, तो आप D1 का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि D1 निकालना है तो क्या करेंगे, D0 लिख दिया हमने, D0 कितना था 20, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 18%, 0.18, कर दो भाई, आ गया तुम्हारा 23.6। कुछ भी नहीं है, ये उसी परसेंटेज को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट परसेंटेज को ऐड करके कैलकुलेटर में निकालो, हम तो करते जनरली कैलकुलेटर में तो वैसे ही हैं। अगर फिर भी इफ़ यू वांट टू गो विद द फॉर्मूला, यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये D1 समझ में आया सबको, D1 कैलकुलेशन। चलो अब P0 कैलकुलेट करें, इसमें 23.6 अपॉन में के ई कितना है 0.2 माइनस ग्रोथ कितना है 0.18, बताओ कितना आएगा, 1180।
11 ठीक है। हाँ सिंपल है वो। हम्म देखो एक हमने क्या हो गया, हाँ हमने एक पढ़ लिया कांस्टेंट, सॉरी नो ग्रोथ। नो ग्रोथ समझ में आया। उसके बाद हमने पढ़ा कांस्टेंट ग्रोथ। अगर कांस्टेंट ग्रोथ की जगह मैं ये कहूँ कि एक साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा, फिर तीसरे साल 10% ही डिविडेंड बढ़ा, हो सकता है ना फ्लक्चुएशन। कंपनी को जैसा प्रॉफिट होगी वैसे डिविडेंड डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। तो मल्टीपल ग्रोथ रेट जब होगा तो क्या होगा, बुक में तो उसका फॉर्मूला है, बट आई वुड सजेस्ट कि बुक का फॉर्मूला यूज मत करना, सिंपल फॉर्मूले से निकालना। कैसे? क्योंकि देखो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी तो लग नहीं पाएगी, जब कांस्टेंट होता है तभी लगता है। एन्युटी नहीं लग पाएगी तो क्या करेंगे, जिस साल जितना परसेंटेज बढ़ा उतना करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस साल में शेयर सेल आउट कर रहा होगा उस साल का P1 लेके उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे ले आएंगे, सबको ऐड कर देंगे, P0 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक बात है। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज मत करना। फॉर्मूला यूज तब करना जब कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो या फिर नो ग्रोथ रेट हो। ठीक है। और उसमें भी आप चाहो कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो उससे भी कर सकते हो। ठीक, लिखो क्वेश्चन लिखो। LM लिमिटेड अर्निंग्स, LM Limited earnings and dividends have been growing at a rate of 18% per annum, 18% per annum. The growth rate is expected to continue for next 4 years. The growth rate is expected to continue for next 4 years, and thereafter growth rate is expected to decline to 6% per annum. The growth rate is expected to decline to 6% per annum forever. Calculate intrinsic value of shares if required rate of return is 15% and last year dividend is 2 rupees. Last year dividend is 2 rupees. हाँ 15%। हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, रिक्वायर्ड ROR है वो 15%। ग्रोथ रेट 18% है 4 साल तक, फिर उसके बाद 6% हो गया। हाँ तो चौथे साल पे आपको बताना है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। करोगे ट्राई? ठीक है।
तुमने बता दिया मुझे, आंसर बता रहे हो? फाइनल आंसर? फाइनली फोर्थ ईयर का एंड में, तो फोर्थ ईयर का एंड में उसको P0 की वैल्यू में सर अभी रुको कर फोर्थ ईयर का एंड का डिविडेंड बता रहे हो फोर्थ ईयर का एंड का डिविडेंड तो 4.5 या स्टॉक की प्राइस बता रहे हो? स्टॉक की प्राइस बता रहा हूँ। कैसे बता दिया? मैंने D1 किया, हाँ D1 मैंने ग्रोथ में 5 4 ईयर पे रख हाँ दिया, ठीक है। नीचे 15 D1 कैसे लगेगा वहाँ पे? तो D4 नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूँ, सुनो मेरी बात, मुझे चौथे साल के लास्ट में चाहिए ना प्राइस, चौथे साल के लास्ट में चाहिए ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 4 साल का निकालो, तो चौथे साल के लास्ट में कितना था प्राइस ये निकालोगे ना। तो अगर चौथे साल के लास्ट का प्राइस निकाल रहे हो तो एक हमेशा ज़्यादा रहता, तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कहीं ये तो नहीं बोला कि शेयर कितने में बेचेगा, शेयर बेच ही नहीं रहा अभी, फिर भी वो कह रहा है 4 साल तक का बताओ, है ना? तो 4 साल तक के प्राइस तो पता होना चाहिए ना। अगर नहीं बेच रहा है तो हम ये पता कर लेंगे कि चौथे साल में मार्केट में प्राइस कितनी होगी उसकी। दैट मीन्स कि हमें P4 निकालना होगा। अगर P0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था? D1 प्लस KE माइनस G, यही होता था। तो यहाँ पे P4 चौथे साल पे प्राइस बताना है, तो क्या हो जाएगा? P4 इज इक्वल टू D5 KE माइनस G। अब ये P4 है ना, ये भी तो फ्यूचर वैल्यू है, इसको प्रेजेंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्राइस क्वेश्चन ही नहीं बताया, प्राइस हमें बताना है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने नहीं बताया। वो कंफ्यूज हो गए, अरे भैया सब बेच दिया होता तो फिर हमें पता चल जाता प्राइस क्या रहेगा बेचने वाला, फिर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फाइनल आंसर बता दिया देखो देखो, तुम छोड़ दो करना, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई थॉट कि तुम लोगों ने ये उसमें पढ़ा होगा, तो ये लास्ट में करेंगे। सर ये ज़्यादा बच्चा है, हाँ ये ज़्यादा बच्चा है, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। उसमें सब उतरे भी नहीं आते थे। इतने भी नहीं आते थे। देखो वर्षा, छोड़ दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ एक बार ना। LM लिमिटेड है, अर्निंग जिसकी दी हुई है एंड डिविडेंड दी हुई है, ग्रोथ रेट कितना है? 18%। कितने साल तक चलेगा ये ग्रोथ रेट? 4 साल तक। 4 साल के बाद क्या ग्रोथ रेट हो जाएगी? 6%। उसके बाद D0 बता रखा है, मतलब कि करंट का डिविडेंड कितना है? 2 रुपये, ठीक है, यही बताया हुआ है ना। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया हुआ है? हमें P0 चाहिए, टाइम कितना रहेगा हमारा? 4 ईयर्स का। अगर P0 चाहिए और टाइम 4 ईयर्स का है, दैट मीन्स कि प्राइस एट द एंड ऑफ द 4th ईयर भी हमें चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अग्री कर रहे हो यहाँ से? हमें चाहिए D1, D2, D3, D4, यही चाहिए। और लास्ट में क्या चाहिए? P4, है ना। हमने फॉर्मूला क्या देखा था D1 निकालने के लिए? D0 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक। D0 कितना है? 2, 1 प्लस 0.8, यही करेंगे ना। कितना आ जाएगा D1? 23.6, 2.36 आ रहा है, अच्छा 20 नहीं है, 2.36। अभी दूसरा वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? D2 निकालने के लिए D1 1 प्लस G, यही करना पड़ेगा ना, है। तो D1 कितना आ गया? 2.36
1 प्लस 0.18 कितना आ जाएगा? टू पॉइंट 78। अब D3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? D2 1 प्लस ग्रोथ रेट। थ्री पॉइंट 3 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था कि ये हमने लगा के करा। एक फॉर्मूला इसका ये हो सकता था, n लगता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे कौन सा ईयर है? 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन कि तुम इससे कर सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। समझ आया? ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? यही ठीक है, चल ये भी समझ लेना, अगर करना चाहो तो कर सकते हो इससे। अब ये हमने सारा डिविडेंड निकाल लिया, D1, D2, D3, D4। अब इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना दे रखा है? 15%। तो 15% का बता दोगे मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? क्वेश्चन में उसमें देख लो ना भाई। D4 नहीं निकालना हमें, हमें P0 निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ लो, बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। ये कर लें पहले। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो गया? अभी उस पर मैं ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ हूँ, अभी यही कर रहे हैं डिविडेंड वाला, ठीक है। तो 15% के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो टेबल में 869, 3 डिजिट तक बताया करो, 0.756, 0.657, 0.572 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ये मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 2.05, 2.10, 2.16, 2.22, सबको ऐड करोगे टोटल आया 8.53। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? क्वेश्चन कह रहा है ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है 4 सालों के लिए। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू हम नॉर्मल कैलकुलेट करते थे तो कैसे? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? P0 कैलकुलेशन, यही होता है ना। और P0 कैलकुलेट कैसे करते थे? डिविडेंड जितना मिला, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर NUT। अगर 4 सालों के लिए कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15% और 4th ईयर का, प्लस प्राइस एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर चाहिए ना हमें, मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% एट द रेट 4 ईयर, यही होता था। तो प्राइस चौथे ईयर के एंड में चाहिए ना हमें, कि चौथे ईयर के एंड में प्राइस कितना रहा, और डिविडेंड तो हमें 4 सालों के लिए चाहिए, ठीक है। अगर डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ से हो, कह रहा है कि चौथे साल के बाद डिविडेंड कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, और वो कांस्टेंट रेट क्या होगा? 6%। तो प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमें निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है?
अगर हमें P0 निकालना होता था तो फॉर्मूला क्या होता था, D1 प्लस KE माइनस G, ये होता था। अब हमें कौन से साल का प्राइस निकालना है, चौथे साल का। बाकी क्वेश्चन में तो प्राइस दे रखा होता है, यहाँ पे नहीं दे रखा। अगर चौथे साल का निकालना है तो ये 0 था तो 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा D5 प्लस KE माइनस G। अगर ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, बट इसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट है। हमने कितना निकाल लिया है, D4 तक निकाल लिया है। अगर हमें D5 निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, D4 1 प्लस ग्रोथ रेट, यही करना पड़ेगा। D4 कितना निकाला बेटा, 3.87, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है अब, हाँ 0.06। तो बताओ D5 कितना आ गया। अब ग्रोथ रेट 6% है ना, 4 साल तो 18% रहा, उसके बाद 6% पे आ गया है। आई एम नॉट सेइंग दिस, दिस इज एज पर द क्वेश्चन है। तो D5 कितना आ गया, D5 4.10 और P4 निकालना पड़ेगा अब हमें, इजकल टू 4.10 अपॉन में KE कितना था 0.15 माइनस ग्रोथ रेट कितना है 0.06, तो P4 कितना आ जाएगा, फोर्टी 45.58 45.58। ठीक है, यहाँ तक ये P4 है। इसको भी प्रेजेंट पे लेके जाना होगा। प्रेजेंट पे लेके जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, P4 को प्रेजेंट पे लेके जाना है, 45.58 मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। वो कितना था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फोर्थ ईयर का, कितना आ जाएगा, ठीक है 26.1 आ गया। ठीक बात है। हमें P0 चाहिए था, हमने डिविडेंड का कितना निकाला है टोटल करके 8 पॉइंट प्लस प्राइस का कितना निकाला है 1, तो P0 टोटल कितना आ गया, पॉइंट में आगे पीछे हो। क्लियर है ये, देखो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, P0 निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं। सपोज कि 4 साल कोई सिक्योरिटी है, ये वाला हटा दूँ पार्ट, एक सिक्योरिटी है 100 रुपये वाली शेयर है ना, 4 सालों के लिए टाइम है 4 इयर्स का, ठीक, और रेट ऑफ डिविडेंड है 2 रुपये, 4 सालों तक डिविडेंड मिलता है। और 4 साल के बाद जब आप मार्केट में सेल करते हो शेयर को ना, तब वो फिर बिकता है कितने का 100 रुपये का। तो इसका P0 निकालना होगा तो क्या करोगे, 2 रुपये डिविडेंड है मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्यूटी, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 4 इयर्स का, प्लस P1 या फिर P4, मतलब अगर चौथे साल पे बिक रहे हो ना P4
मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 4th ईयर का, यही करेंगे। उस क्वेश्चन में भी हमें डिविडेंड अलग अलग था, तो हमने सारे डिविडेंड को कैलकुलेट कर लिया 4 साल का पहले, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, ठीक। उसके बाद हमें कह रहा है कि 4 सालों तक का आप P0 बता दो, तो 4 साल के एंड में जो शेयर का प्राइस होगा हमें वो भी चाहिए। तो 4 साल के एंड में शेयर का प्राइस पता करने के लिए फॉर्मूला था हमारा P4 इज इक्वल टू D5 KE माइनस G, ठीक है। हाँ, अगला लिखना वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अभी कुछ बच्चों को डाउट है, बट एक दो क्वेश्चन और जब करोगे ना इस पे प्रैक्टिस, तो वो क्लियर हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर विच डज नॉट पे डिविडेंड्स, जो डिविडेंड पे नहीं करते उनका अगर P0 कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? उनके लिए फॉर्मूला है EPS डिवाइडेड बाई K, क्योंकि डिविडेंड तो पे ही नहीं कर रहे ना। नेक्स्ट लिखो वॉल्टर मॉडल फॉर शेयर वैल्यूएशन। फॉर्मूला याद है किसी को? वॉल्टर मॉडल का लिखो DPS R का D का मतलब होता है DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर जो भी होगा। R का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर। DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नीचे लिख लेना व्हेन R इज ग्रेटर देन KE, नीचे उसके लाइन लिखो व्हेन R इज ग्रेटर देन KE शेयर वैल्यू विल बी मैक्सिमम। शेयर वैल्यू विल बी मैक्सिमम व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 0%, उसी में लिखना व्हेन डिविडेंड पे आउट इज 0%। दूसरा लाइन इज 0%, दूसरा लाइन व्हेन, हाँ भाई 0%, व्हेन R इज लेस देन KE शेयर वैल्यू विल बी मैक्सिमम when dividend payout is 100%. When R is less than KE, share value will be maximum when dividend payout is 100%. Third, when R is equal to KE, when R is equal to KE, share value will be same. Share value will be same
irrespective of dividend payout. क्वेश्चन बोलूं वॉल्टर का, कम चांस होता आने का वैसे। लिख लो एक, लिखो टीके लिमिटेड, टीके लिमिटेड हैज़ एन एक्सपेक्टेड ईपीएस, टीके लिमिटेड हैज़ एन एक्सपेक्टेड ईपीएस constant of rupees 10, constant of rupees 10 and equity capitalization rate is 10%, and equity capitalization rate is 10%. Calculate value of share, calculate value of share. If return on equity is 12%, this is R, and dividend payout ratio is, and dividend payout ratio is first 0%, second 40%, third 100%. हो जाएगा? हाँ, क्या पूछ रहे हो? रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। केई कितना है? केई बताओ, केई 10%। इस फॉर्मूले पे पुट करके निकालोगे, सिंपल है। बुक वाला फॉर्मूला देखोगे तो कुछ और दिया होगा लंबा चौड़ा, उस पर मत जाना। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, DPS प्लस R अपॉन के ई, EPS माइनस DPS अपॉन में के ई। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की टिप्स पे फॉर्मूले हों। काम नहीं कर रहा है ये ना, काम नहीं कर रहा। सब कोई काम नहीं करती, नीचे वाले कैसे थे पूरा दिन चलाया, कोई हवा नहीं थी रूम में। रिमोट लेके बैठ जाते, फिर भी नहीं, रिमोट नहीं सर बात रिमोट से क्या मतलब है? वो ऑलरेडी बिल्कुल लो पे है, वो तो 16 पे है। सर्विस गैस वैस होगी नहीं। वो हमारे बिल्डिंग में चलते थे, बस हमारे रूम में नहीं चलते। मैं करवाऊँ एक आध? देखो, मुझे इन्फॉर्मेशन बता देना ना, बेसिक बेसिक क्या क्या गिवन है। बताओ इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है भरत, क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन? सर वो EPS है 10%, EPS कितना है? 10 रुपीज़ ना। देन और KE 10% है, हाँ, और R 12% है, और सर 3 केस है। फर्स्ट में डिविडेंड DPS कितना है? 40%। हमारा फॉर्मूला क्या होता था? DPS प्लस R अपन में KE, EPS माइनस DPS अपन KE, यही होता था। DPS तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस R कितना है आपका? 1.2 अपॉन में KE कितना है? 0.1। EPS माइनस DPS कितना हो जाएगा? बताओ कितना आएगा P?
हाँ नहीं 120 कितना है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं? मिनिमम होगी ना सर, हाँ जब DPS 100% होगा। 100 का है, ज़ीरो है। पहले में 0 है ना, हाँ थर्ड वाले में 100 है। हाँ आपने लिखा है R इज लेस देन KE। हाँ ठीक है, मैं मैं R इज मोर देन KE देन DPS इज 100%, हाँ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द शेयर दिया। बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ये, बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं हाँ सर, ये ये चैट करना मैंने पहले टाइम तो छोड़ दिया। अभी तुम पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा ट्रेडिशनल मेथड MM और अप्रोच, NI अप्रोच, NOI अप्रोच, बहुत कंफ्यूजिंग वो तो होता है। एन वो कैपिटल बजटिंग में। कैपिटल बजटिंग में देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CS वॉट एवर यू आर डूइंग, whenever you go in any interview they will only ask NI approach, traditional approach, MM approach and they are very confusing. चलो टैक्स भाई, नहीं पे किया तो क्या होगा, टैक्स पे किया तो क्या होगा, अरे यार। टैक्स की कंडीशन नहीं है तो अफेक्ट नहीं करती कंपनी के डिसीजन, शेयर के वैल्यू। चलो भाई वर्षा तुम बताओ, डिविडेंड 40% है तो कितना आया प्राइस? कितना आ रहा है 40% पे? 112। हाँ एंड आफ्टर 100% 100। नाउ राइट डाउन अ कंडीशन when R, what will be your answer when R is 9%? तीनों? कितना आया आंसर? हम्म हाँ हाँ सेकंड का। ये सर ये मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में ऑडिट का थोड़ा आ रहा है उसमें, और अच्छा, मुझे टैक्स वगैरह अकाउंटिंग। सबसे बेस्ट पार्ट है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। सर बेस्ट पार्ट है क्या, बेस्ट एआई करना आगे जाके, एक बुक ही जो है उसको एआई में कोडिंग कर दो, खत्म काम। अभी करते हैं बात, अभी करते हैं बात।
कितना आया भाई तुम्हारा? लास्ट है प्राइस अर्निंग मॉडल। प्राइस अर्निंग मॉडल वेरी सिंपल, पी रेशियो इज इक्वल टू एम पी अपन में ई पी एस। सिंपल तो वही होता है, अगर इन डेप्थ जाओगे तो वो कई सारे रिसेंट ई पी एस वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन गिव। पी रेशियो इज इक्वल टू एम पी अपन ई पी एस। उसके फॉर्मूला को अगर ब्रेकडाउन में कर दूँ और पूछूँ एम पी क्या है तो उसको उधर ले जाओ, पी मल्टीप्लाई बाई ई पी एस, एज सिंपल एज दैट। हो गया वर्षा, आंसर आया? क्वेश्चन बोलो, तुम बताओ भाई कितना आ रहा है? 112 सेकंड का। हाँ इसमें 9% वाले ने 10% वाले? नहीं नहीं 9% वो नहीं कर रही। फर्स्ट जीरो कितना 40% वाला ना, तो 40%। देखो देखो उसका नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ईपीएस कितना था? 10 का 40% अब ले लोगे ना तो वो हो जाएगा 4। 4 क्या हो गया? डीपीएस। तो क्या था फॉर्मूला? डीपीएस 4 प्लस आर कितना था? 0.1। ईपीएस माइनस डीपीएस, तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आ रहा है? 112 ही आएगा ना? ठीक है, यही करा था तुमने? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये मेथड एक बार लिख लो, पी रेशियो इज इक्वल टू एम पी अपॉन में ई पी एस, और एम पी पूछा जाए तो पी रेशियो मल्टीप्लाई बाई ई पी एस। क्वेश्चन लिखो अब। द एक्सपेक्टेड ई पी एस ऑफ अ कंपनी, हाँ, एक्सपेक्टेड ई पी एस of a company for current year is rupees 6. For current year is rupees 6. In the industry, standard P ratio is 15. 15. P ratio is 15. What is the company's share price? कंपनी शेयर प्राइस, प्राइस निकालना है। कितना आया? 90 ना? देखो पी रेशियो तुम्हें बता रखा है 15, एम पी नहीं पता, ई पी एस बता रखा है 6, तो मल्टीप्लाई कर दो ना। 90 रुपये। तुम्हें सजेस्ट करना पड़ेगा कि कंपनी खरीदे, कंपनी ये शेयर 90 रुपये पे खरीदे या ना खरीदे, तो तुम सजेस्ट करोगे कि इफ़ द शेयर प्राइस इन द मार्केट इज लेस देन 90 और इफ़ वी आर गेटिंग द शेयर इन लेस देन 90 सो दैट वी कैन सजेस्ट टू बाय द शेयर। अगर 90 से ज़्यादा है तो नहीं खरीदेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस के अकॉर्डिंग जितना प्राइस है उसकी अर्निंग कितनी है उसका कैलकुलेशन।
हाँ, एक रुपया देगा कितने साल? साल नहीं है वो, मतलब कितने सर पी एक पैसा उसके है ना कई सारे मेजर्स हैं। हाँ वो सारे फैक्टर्स को, जैसे एब्सोल्यूट रिस्क होता है एक होता है रिलेटिव रिस्क, तो सारे फैक्टर्स को मेजर करके तो प्राइस के रिलेटेड उसकी अर्निंग कितनी है, वो वर्थ है या नहीं, तो वो सारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको निकालते हैं। तो सर मतलब मैं आज इतने पैसा लगाया टाइम भी उसमें एक फैक्टर होता है, लेकिन सारा फैक्टर टाइम नहीं होता है। सारा नहीं मतलब हाँ, पी रेशियो बोलते थे कि कितने साल में पैसा रिकवर होगा पी रेशियो पर नहीं बना कितने साल में पैसा लगाया आज तो पैसा कितने साल में मिलेगा वो पी रेशियो थोड़े होता है, क्या होगा एनुलाइज रिटर्न वाला है ना। जब एनपीवी करते थे तब उसमें देखते थे कितने टाइम में रिटर्न हो रहा है हमारा, पे बैक पीरियड है वो यार, पी रेशियो थोड़े है वो। सर पेमेंट वो तो पे बैक पीरियड है कि कितने सालों में रिकवर होगा। जो आज का इसके कई सारे फैक्टर्स होंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलना तो मैं बताऊंगा कौन कौन सारे फैक्टर्स हैं, या फिर किसी ग्रो ऐप या वो देखोगे ना तो उसमें वो कैलकुलेट करके बताते हैं कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करा है जियो उन्होंने। फाइनेंस का पी रेशियो है 7054 हाँ, उन्होंने निकाला भाई वो तो तो। बहुत ज़्यादा मतलब इतने साल में तो लास्ट हमारा बचा है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से हम प्राइस निकालते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से प्राइस निकालना कैसे होता है, फॉर्मूला ठीक है। हाँ हाँ, करा था पहले भी, करा हुआ है कई बार। RF का क्या मतलब होता है, रिस्क फ्री रिटर्न। RM का मतलब होता है रिटर्न ऑफ मार्केट, बीटा इज डिनोशन फॉर सिस्टमैटिक रिस्क एंड ER इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। लिखो अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे, a company is expected to pay dividend of ₹2, घर से करना है, dividend of ₹2 with an expected growth rate, with an expected growth rate of 6% per annum. The risk free rate is 4% and the return on market index is 14%, 14%. Presently, the company has a beta of 1.2, but it is expected to increase to 1.5 due to some change in government policies. Find out the present as well as new value of share as per CAPM model. इज द चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी, ये तो छोड़ दो, तुम सिर्फ यही बता दो। क्या दोनों CAPM, नया वाला पुराना वाला बताना आपको। सर मार्केट रिस्क 14% है और सर रिस्क कितना है 4%।
इसको के ई बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको के ई बोलते हैं। लास्ट वाली जो लाइन है ना, वो कह रहा है कि, लिख लो इसमें, लास्ट में लाइन लिख लो, इज द चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसीज बेनिफिशियल फॉर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, क्वेश्चन मार्क। इज द चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसीज बेनिफिशियल फॉर एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, क्वेश्चन मार्क है। करोगे अभी? क्वेश्चन ये बीकॉम का आया हुआ है शायद। That means कि with the help of CAPM we can calculate KE. After calculation of KE we have to calculate P0. P0 का फॉर्मूला क्या होता है? D1 प्लस KE माइनस G। हाँ, अच्छा 2 रुपये जो गिवन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 रुपये जो गिवन है वो D0 है या D1 है? देखो भाई दोनों में अंतर होता है। क्यों D0 है? एक्सपेक्टेड है, दैट मीन्स आगे पे होगा। अभी पे होता तो D0 होता, आगे पे होगा तो वो D1 है। बात समझ में आई? P1 क्या होता है? आगे जाके मिलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। D1 क्या होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अगर आगे मिलेगा तो वो क्या है? D1 है, ठीक है। तो आपको D1 कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा करो कि उसको D0 मान के 1 प्लस G करके नया D1 निकाल दो, वो D2 आ जाएगा फिर। के ही तो कैलकुलेट करना ना CAPM मॉडल से। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में आया 16%, आ गया 16%। के ही बढ़ गया। के ही कितना आया फर्स्ट में? हाँ, और D1 डी वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आई? 20। ठीक है, दूसरे में? के 19 हो गया। हाँ, वैल्यू ऑफ शेयर कम हो गई होगी। कम 15.38 होगी। तुम क्या सजेस्ट करोगे कि नए पॉलिसी से नहीं जाना चाहिए, वो एडवर्सली अफेक्ट करेगी बस? P0 हम पता करते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस हमारा प्रेजेंट में कितना होना चाहिए, उसकी वर्थ प्रेजेंट में कितना होना चाहिए। प्रेजेंट में उसकी वर्थ कम है और उसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले पे जाएंगे ना। न्यू से कैसे फ़ायदा है? न्यू वाला जो बीटा है वो करोगे तो वैल्यू शेयर की कम हो जा रही है ना, 15 रुपये, और एग्जिस्टिंग वाले से वैल्यू कितनी रह रही है? तो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है ना गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉजिटिवली नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही बीटा वो चेंज कर रही है, कम करे ज़्यादा करे वो मतलब नहीं, जो भी चेंज कर रही है गवर्नमेंट उससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है हमारा शेयर, क्योंकि शेयर की प्राइस हमारी कम हो जा रही है नए वाले में। देखो सबसे पहले CAPM मॉडल से हम के निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ही बात है। तो हम CAPM मॉडल में RF कितना गिवन है? रिस्क फ्री 4% प्लस बीटा कितना गिवन है? 0.12 1.2
RM कितना गिवन है? -4। कितना आ गया KE? हाँ 16%। ठीक है, अभी P0 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? D1 अगर ग्रोथ कांस्टेंट हो तो KE माइनस G, यही होता है। D1 हमने निकाल लिया 16, सॉरी D1 कितना गिवन है? 2, KE कितना है? 1.6 माइनस ग्रोथ कितना है? कितना आ जाएगा P0? 20 पॉइंट एग्जैक्ट 20। ठीक है, अब दूसरे में हो गया चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी बीटा कितना हो गया है अब? 1.5। अब कितना आ जाएगा कहीं? P0 कितना आया? P0 कितना आ रहा है? 15 पॉइंट रुपीज़ 15.38। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो भाई, अब चेंज से एग्जिस्टिंग वाले को लॉस हुआ क्योंकि पहले वैल्यू उन्होंने ज़्यादा दी थी उसकी, अब मार्केट को कम नहीं मिल रहा। P0 पहले 20 रुपये का था जब उन्होंने खरीदा, जब पॉलिसी चेंज हुई तो वो 15 रुपये। ये P0 मार्केट प्राइस नहीं होता है, एक्चुअल वर्थ होती है। हाँ एक्चुअल वर्थ करंट पहले एक्चुअल वर्थ 20 रुपये थी, अब एक्चुअल वर्थ हो गई कम, कम हो गई तो लॉस है ना। हाँ प्राइस है नहीं, मार्केट प्राइस तो गिवन होता ना। फिर पता है क्या होता कि एक्चुअल वर्थ है 20 रुपये और मार्केट में बिक रहा है कितने का? 25 रुपये का। तो आपको खरीदना चाहिए, आप बोलोगे नहीं सर मार्केट में महंगा क्यों खरीदेंगे, वर्थ होती 20 रुपये, मार्केट में 15 का अवेलेबल होता। आप बोलते सर खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है। तो उसकी वर्थ कितनी है इंक्रीजिंग वैल्यू? अब वर्थ उसकी कम हो गई है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसने कंपनी के शेयर को एडवर्सली इफेक्ट कर दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब वी आर डन विद दिस चैप्टर, ऑल द रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड इन इक्विटी शेयर चैप्टर। क्वेश्चन लिखो, अ फर्म पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर, dividend ₹8 per share, face value of share is ₹10, the dividend is expected to grow at 5% per annum, the dividend is expected to grow at 5% per annum, the company belongs to a risk group which has ROR 12%. First, what is intrinsic value of the share? 12%, 12%. First, you have to calculate what is intrinsic value of share. Second, calculate intrinsic value of share if ROR is 15%. बहुत सिंपल है। हाँ हाँ, फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं है। हाँ बताओ आप मुझे, P0 कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों फैक्टर में। एक में इन फर्स्ट केस ROR कितना है? 12%। इन सेकेंड केस ROR कितना है? 15%। You have to calculate P0. हाँ
इसमें कितना आ रहा है 120 एंड सेकेंड केस में 84. ठीक है. When you will calculate P0 at the rate of 12%, it would be around 120, and when you will calculate P0 at ROR 15%, P0 would be 84. ठीक है. करा सॉल्व या ऐसे ही ठीक है? क्यों करो फिर. हेलो.